हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हिंदी लिटरेचर और हिंदी मीडियम, अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो शायद पिछले 20-25 साल से सर न्यू बैच कब से आएगा? अंजलि आज से ही शुरू हो रहा है। क्लासेस उसमें अगले फ्राइडे से शुरू होंगी, पर बैच में रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं। ठीक है, ओके ओके पारुल, ओके। तो बात सीधी सी इतनी है, सीधी सी इतनी कि पिछले अगर 20-25 वर्षों की अगर बात देखें तो हिंदी लिटरेचर वाहिद एक ऐसा ऑप्शनल है कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन और सबसे ज्यादा नंबर मिले। और मैं कुछ ब्रैग नहीं कर रहा हूं, आप कहीं पे भी जाओ, किसी भी वेबसाइट पे जाओ, अगर हिंदी मीडियम के लिए कोई बेस्ट ऑप्शन है तो हिंदी लिटरेचर है। और इंग्लिश मीडियम से, मेरा मीडियम इंग्लिश था पर मैंने भी हिंदी लिटरेचर ऑप्ट किया है। अगर मैं शुरुआती अटेम्प्ट्स में, जैसे जब मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया था या दूसरी बार जब इंटरव्यू दिया था, दोनों मैंने, अगर उस समय मेरा हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल होता तो शायद इस समय मैं कहीं सिलेक्टेड ही होता। जिस ऑप्शन को लिया था उसमें नंबर नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो इसी पे हम लोग बात करेंगे कि 300 प्लस की स्ट्रेटजी कैसे आएगी। सर मुझे भी हिंदी ऑप्शनल लेना है। यादव, आदर्श, सॉरी आपका एक्चुअली सर नेम पहले आ रहा है इसलिए बार बार यादव करके आ रहा है, तो आपका नाम आदर्श यादव है। तो आदर्श, आज जानकारी भी दे देंगे हम बैच के बारे में, कैसे आप कर सकते हो। और मैं टेलीग्राम ग्रुप भी अपना शेयर कर दूंगा, तो आप जो लोग उससे नहीं जुड़े हैं वो लोग उससे जुड़ जाइएगा। वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे कुछ भी आपका कंफ्यूजन है कि कुछ से पूछना है, कुछ बात करनी है, आप मुझसे मतलब अगर आप बैच से जुड़ने से रिलेटेड, इवन यूपीएससी से रिलेटेड, जैसे हम कई बार सेमिनार करते हैं वहां पे बहुत सारी बातें वहां पे भी शेयर करते हैं, वो मैं टेलीग्राम पे बात करता रहता हूं। जैसे मैं आपको बता दूं, मतलब मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐसे 100 से ज्यादा बच्चे होंगे अभी करेंटली, जिनसे लगभग डेली बात होती है मेरी। कुछ ना कुछ वो पूछते रहते हैं, मैं बताता रहता हूँ। कुछ को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ कभी कभी क्योंकि वो चैट बहुत नीचे चली जाती है, बट फिर भी मेरी सारी बात प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग होती रहती है। तो टेलीग्राम की बात भी करेंगे, बाकी चीजों की बात भी करेंगे, और जिसको जिसको जुड़ना है अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। ये डिस्कशन है, बाद में आपके प्रश्नों के उत्तर भी दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ूं। ये मेरा टेलीग्राम है और ये इंस्टाग्राम है, स्कैन करके यहां पे जुड़ जाओ। ठीक है, स्कैन करके जुड़ जाओगे, या जब तुम टेलीग्राम पे डालोगे ना @ऑफिशियल विकास, तो मेरा चैनल आ जाएगा यूपीएससी बाय विकास सिंह, और इंस्टाग्राम नॉर्मल सा मेरा पेज है, तो वहां पे भी मुलाकात बात आप सबसे हो जाएगी। ठीक है, चलो। तो ये जो मैं बता रहा था नवंबर बैच है, तो 20 नवंबर यानी कि आज की जो तारीख है, आज से क्लासेस शुरू हो रही है। 20 नवंबर से क्लासेस शुरू हुई, लेकिन आज सिर्फ ओरिएंटेशन हुआ है। क्लास शुरू होगी अगले फ्राइडे से, अगला जो शुक्रवार है वहां से या शनिवार से वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ग्रुप में मैंने अपना नंबर भी शेयर कर दिया है वहां पे। जो आज ओरिएंटेशन बैच है, तो जब आप बैच से जुड़ोगे तो आपको मेरा नंबर फ्लैश करेगा, मैंने बताया भी है, लिखाया भी है, उस नंबर पे मैसेज करके आप जुड़ जाओगे। बाकी सारा क्रक्स, पूरी डिटेल, सारे पीडीएफ उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे जाते रहे हैं, जो ऑफिशियल स्टूडेंट्स का ग्रुप है। जैसे यहाँ पे पारुल और अंजलि जुड़ी हुई हैं, गुड़िया जुड़ी हुई हैं, ये सब, सॉरी अंजलि, मैं वर्मा की बात कर रहा हूं, अंजलि त्रिपाठी भी यहाँ पे है। तो गुड़िया, अंजलि, वर्मा, पारुल, ये सब मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं। तो सारा जो मैटर है मैं उस ग्रुप पे शेयर करता जाऊंगा। ठीक है, चलो, ये बैच की जानकारी है। ये बैच शुरू हो रहा है मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत से, और पद्मावत की एक्चुअल स्टोरी क्या है इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो करने वाला हूं। तो बहुत जल्दी आपको जो स्टडी IQIAS हिंदी का जो, या मेन चैनल पे भी जो वीडियो सेक्शन है उसमें हिंदी लिटरेचर का जो प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको पद्मावत वाला वीडियो मिल जाएगा कि उसकी स्टोरी क्या है। उसी पद्मावत से, जो पद्मावत में दागबती वियोगखंड वगैरह है, वहां से शुरू हो रहा है मलिक मोहम्मद जैसी से ये आपका जो सिलेबस है। ठीक है, चलो सीधे सीधे आ जाते पॉइंट पे कि 300 प्लस मार्क्स, जैसे है ना कि 300 प्लस नंबर कैसे लाएं। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं, उससे आगे बढ़ूंगा। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है इस समय रेवेन्यू सर्विसेज में, मैं हमेशा बताता हूं कि वो मेरा मित्र भी रहा, मेरा पहला स्टूडेंट भी रहा, जिसको मैंने बहुत डांट के और डट के उसको पढ़ाया है। तो वो रेवेन्यू सर्विसेज में इस समय तो मुझे लगता है कि शायद डेप्यूटी कमिश्नर लेवल पे है, वो बहुत जल्दी आगे प्रमोट भी हो जाएगा। तो जब उससे मेरी बात होती है तो वो हमेशा एक चीज को क्रेडिट देता है कि स्ट्रेटजी जो मैंने शुरुआत में समझाई थी, वो स्ट्रेटजी पे उसने काम किया। मेरे अटेम्प्ट खत्म हो चुके, मेरे अटेम्प्ट तो नहीं, मैंने 5वें अटेम्प्ट के बाद मैंने अटेम्प्ट देना छोड़ दिया था। तो मेरे तो अटेम्प्ट एक तरीके से ओवर हो गए थे, बट उसके अटेम्प्ट थे, और वो उसका अंतिम अटेम्प्ट था। उसके पहले उसने बहुत से मेंस दिए थे, नहीं हो पा रहा था। हिंदी लिटरेचर उसने पहली बार ऑप्ट किया, और 300 प्लस नंबर कैसे आए, जो उसको स्ट्रेटजी बताई थी वो मैं क्लास में भी बताता रहता हूं, वही आपको भी बता रहा हूं। प्लीज इसको अंत तक देखना, अंत तक समझने की कोशिश करना कि हम किस दिशा में आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो क्या है, देखो यार, हिंदी लिटरेचर की बात की जाए, अमूमन ऑप्शनल के बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके पाठ्यक्रम स्थिर होते हैं, इवन हिस्ट्री वगैरह के साथ में भी है, लेकिन इससे ज्यादा स्थिर पाठ्यक्रम हिस्ट्री का भी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि हिस्ट्री में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो किसी करंट इवेंट से जुड़ता हो,
हिंदी लिटरेचर में अमूमन इस प्रकार के क्वेश्चन आज तक तो नहीं देखे गए हैं, ठीक है। तो पहली बात तो क्या है कि बहुत स्थिर है और मतलब बहुत ज्यादा डायनामिक नहीं है। कुछ कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि बार बार आपको रास्ते में मुलाकात करेंगे। जैसे इस समय मैं जब जैसी को पढ़ा रहा हूं तो जैसी सूफी कवि थे, सूफी साहित्य क्या होता है, तसव्वुफ क्या होता है, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी का सफर क्या होता है, वो सारी चीजें मैं फिर से बताऊंगा जो भक्ति काल में बताई हुई हैं, जो जब हम भाषा का इतिहास पढ़ते हैं तो भी हम उसको जानते हैं। तो ये सभी चीजें इस पाठ्यक्रम को यानी कि हिंदी लिटरेचर का जो सिलेबस है उसको क्या करती है, बहुत बिल्डअप मजबूत करती है, ठीक है। आगे की अगर बात करें तो क्या चीजें हैं, देखो यार इसमें लिखा है ना कि मैथमेटिकल स्कोरिंग हिंदी लिटरेचर में अगर देखा जाए तो जैसे हर ऑप्शन में पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, ठीक है। पेपर 1 का जो पार्ट 1 है जहां पे हिंदी भाषा और हिंदी, अभी मैं सिलेबस भी दिखा दूंगा, देवनागरी लिपि का इतिहास है, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का इतिहास है, मैथमेटिक्स की तरह नंबर मिलते हैं, गणित की तरह नंबर मिलते हैं, गणित की तरह नंबर मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा ऑप्शनल है जिसमें इस पार्ट को दिखा है ना कि हिंदी भाषा का इतिहास और व्याकरणिक स्वरूप या देवनागरी लिपि की का जो इतिहास होता है वो भी इसमें पढ़ते हैं। अगर पूरी तन्मयता के साथ तुमने इसको पढ़ लिया और इसको याद कर लिया, मेरा एक इंटरव्यू है मैं नाम भूल रहा हूँ यूपीएससी टॉपर के साथ में, तो वो सेम स्ट्रेटजी जब हमने उससे बात की, डिस्कस किया, उसने सेम स्ट्रेटजी को फॉलो किया एंड नाउ वो यूपी, अब उसको शायद आईपीएस मिल जाएगा उसको, मैं नाम पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, अभी मैंने कुछ दिनों पहले तो नहीं, गर्मी में मैंने इंटरव्यू किया था उसको जब रिजल्ट आया था, तो सेम चीज जो पार्ट 1 है, जो पेपर 1 का जो पार्ट 1 है, जो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि और व्याकरण स्वरूप की बात करता है, अगर आपने अच्छे से उसको अटेम्प्ट किया है तो ये पूरे के पूरे नंबर आपके हैं, मैथमेटिक्स के नंबर मिलते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो ऑन एन एवरेज नंबर मिलते हैं ना, 250 प्लस मार्क्स सबसे ज्यादा अगर किसी में आपको दिखेंगे तो हिंदी में दिखेंगे। लेकिन हम किसकी बात करेंगे, 300 नंबर तक कैसे पहुंचते हैं, 300 नंबर तक के जो मार्क्स है, जो अपना टारगेट है, वहां तक कैसे पहुंचते हैं, ठीक है। अच्छा क्या है, ये काफी हद तक क्या है, तथ्यात्मक और वैज्ञानिक है, सही उत्तर है, और तकनीकी रूप से अगर आप क्लियर हैं, जो मैं क्लास में कोशिश करता हूं हो जाओ आप लोग, वो अगर हो जाते हो तो कोई भी व्यक्ति आपको 250 से कम पे तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन हम 350 या 300 क्रॉस करने की बात करेंगे, ठीक है। अगला क्या है, भाषा का प्रभाव। इसमें से बहुत से स्टूडेंट जैसे पारुल है या गुड़िया, जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो इस बात की तस्दीक करेंगे, इस बात को बिल्कुल क्लियर तरीके से मानेंगे कि जब हिंदी साहित्य में पढ़ाता हूं तो कोशिश क्या करता हूं कि भाषा भी आपकी एनरिच हो। यू शुड बी नोइंग कि किस विषय का क्या ग्रेविटास है, किस सब्जेक्ट का क्या ग्रेविटास है, और किस शब्द का क्या ग्रेविटास है, वो कितना मजबूत है, कितना इंपॉर्टेंट है, कि जब हिंदी साहित्य आप पढ़ रहे हो और आपकी नॉलेज बढ़ रही है तो वो आपको जीएस में भी काम देगी, वो आपको एसए में भी काम देगी। उसमें भी मैं आऊंगा कि कैसे ये एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। तो भाषा का प्रभाव क्या, जैसे आपकी जो मातृभाषा में अध्ययन की भाषा होने के कारण विचारों को प्रभावी ढंग से आप बता पाते हो और वो शब्द ला पाते हो। मैं हमेशा क्लास में देखो डांटता रहता हूं इस बात पे, ना बोलता भी रहता हूं कि आप उपन्यास पढ़ो। इनफैक्ट मैं जब क्लास में आंसर राइटिंग कराता हूं तो मैं क्लास में जो सबसे अच्छे बच्चे होते हैं, जो सबसे अच्छे मार्क्स लाते हैं, मैं खुद बोर्ड पे इवेल्युएट करता हूं, उनको मैं किताबें भी गिफ्ट करता हूं। अगर मैं अब तक बताऊं तो मैं 70 से ज्यादा किताबें दे चुका हूं। जो नए बैच है, जो नए बैच मैंने वापस इसको शुरू किया है, तो अभी 2 बच्चे हैं, मधु और शायद अभिषेक, इन दोनों को मैंने किताबें भेजी, कारण कि उनके उत्तर बहुत अच्छे थे। अगर वही उत्तर वो मुख्य परीक्षा में लिख रहे हैं तो कोई भी उनको, ये जो मैं मार्क बता रहा हूं ना, 300 क्रॉस करने से कोई भी नहीं रोक सकता, अगर सारे प्रश्नों को वैसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो एक क्या है कि आप जब हिंदी में सोचते हो तो हिंदी में लिखना बहुत आसान होता है ना। और क्या है, सटीक साहित्यिक भाषा में व्यक्त करना क्या होता है, आसान होता है। आपने इंटरनेट के द्वारा, किताबों के द्वारा, वीडियोस के द्वारा, पुरानी पाठ्य पुस्तकों के द्वारा ऐसी बहुत सी भाषाई ज्ञान को निश्चित तौर पर अर्जित किया होगा, जो अभी आपको नहीं पता चले, पर वो बाद में आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगी कि चीजें कैसे और बेहतर करनी है, ठीक है। आगे की बात करें, ठीक है, कि विशिष्ट पाठ्यक्रम सामग्री का दुर्भाव क्या है, कि किताबें क्या है, एकदम निर्धारित है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, जैसे कामायनी का चिंता और श्रद्धा सर्ग है, गोदान, मैला आंचल, कबीर ग्रंथावली, इन सब ग्रंथों का अध्ययन और उनसे जुड़े आलोचनात्मक दृष्टिकोणों को अगर एक बार आपने क्लियर कर लिया। जैसे एक चीज और बताता हूं, कल मैं एक पॉडकास्ट में था, आप सब जानते हो विजेंद्र चौहान मासी जीवी सर, तो उनके साथ कल मेरा एक पॉडकास्ट था, और पॉडकास्ट में जब मैं लिटरेचर की बात कर रहा था तो मैंने एक प्रश्न किया, मैं कोशिश करूंगा वो वीडियो अलग से यूट्यूब पे डालने की भी। मैंने कहा कि हिंदी साहित्य का बच्चा क्यों ले, है ना, हिंदी साहित्य का बच्चा क्यों यूपीएससी में जाना डिजर्व करता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक चीज बताई, और मैं हमेशा क्लास में इस बात पे जोर भी देता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। वो क्या है,
तो क्या, जब आप ह्यूमैनिटीज के कोई सब्जेक्ट लेते हो तो आप दुनिया से जुड़ते हो, आप विश्व से जुड़ते हो, आपको समझ में आता है यार कि ये दुनिया कैसे चल रही, चीजें कैसे। लेकिन जब हिंदी साहित्य लेते हो तो आप वो जो संवेदना होती है ना, वो जो मैं एम्पैथी और सिंपैथी की बात करता हूं, आप वहां तक पहुंचते हो। जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है ना, वो आपको समझ में आता है कि काम कैसे करता है। जब आप हिंदी साहित्य लेते हो तो आप सिर्फ हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ रहे हो, आप हिंदी साहित्य के साथ साथ समाज का इतिहास पढ़ रहे हो। क्योंकि कहते हैं ना कि समाज, साहित्य समाज का दर्पण है, तो वो साहित्य उसी समाज से निकल के आया है जिस समाज में आप रह रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं क्लास में कि ये हिंदी, सिर्फ हिंदी एक नहीं है। मैं कई बार क्लास में, मुझे लगता है कि मैं मैलांचल गोदान पढ़ा रहा था, गोदान पढ़ाते पढ़ाते मैं रो दिया, और हर बार में मुझे आंसू आ जाते हैं। कारण क्या है कि आप जब गोदान जैसे उपन्यास को पढ़ते हो, आप मैलांचल को पढ़ते हो, आप कबीर को पढ़ते हो, तुलसी को पढ़ते हो, सूर को पढ़ते हो, आप जुड़ते हो लोगों से, आप जुड़ते हो समाज से। वो समाज जो शायद, जैसे अगर साइंस के सब्जेक्ट की बात कर लें या कोई थ्योरी वाले सब्जेक्ट की बात कर लें, उनको पढ़ के उस समाज से आप नहीं जुड़ पाओगे। आपको पता चलेगा कि उस किसान की क्या दुर्दशा रही होगी, जिसने सब कुछ अपना क्या कहते हैं बट्टे पे दे दिया, सब उसका उधारी पे है, और उस पर से उसके पास एक गाय आई और साजिशन उस गाय को मार दिया गया। अब उसका भी आरोप उस किसान पे लग रहा है, उसकी क्या भावनात्मक स्थिति होगी। ये चीजें कब आप समझोगे? कल को आप अधिकारी बनोगे। जैसे यहाँ पे मुस्कान, सादिक, श्वेता, आर के वर्मा, अंजलि, राधे, ललिता, विजय, है ना, गुड़िया, बहुत से लोग हैं, प्रियांशु, बहुत से नाम मुझे यहां पे दिख रहे हैं। एक चीज मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, क्लियर तरीके से बता दूं कि जब आप अधिकारी बनोगे, जब आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी बनोगे, तो आप सिर्फ जो लिखा हुआ है रूल बुक पे उसको फॉलो करने वाले अधिकारी नहीं बनोगे। आप में वो भावनात्मक प्रवणता जो होती है ना, वो भी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो लोग हमारे पास मांग लेके आ रहे हैं कुछ चीजें कि सर हमको ये दिक्कत है, वो वास्तविकता में दुखी है, उस दुख का निवारण कैसे किया जाए, वही आप यहां पे कर पाओगे। तो आप समाज से जुड़ते हो। लिखा है कि पाठ्यग्रंथ, किताब, ये सारी चीजें सेकेंडरी है, मैं सब अवेलेबल करा देता हूं। प्राइमरी क्या है कि इन ग्रंथों के द्वारा, इन उपन्यासों के द्वारा, इन कहानी के द्वारा आप समाज से जुड़ते हो, इमोशन से कनेक्ट होते हो। और हर वो अधिकारी जो इमोशनली स्ट्रांग है और उसे पता है कि इमोशंस को किस प्रकार से यूज करना है, हर उस अधिकारी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया अपनी यूपीएससी की जर्नी में। सर ग्रुप कहाँ है जिससे आप जुड़ सकें? सुमन, वैसे यहाँ पे टेलीग्राम आईडी भी मैंने शेयर की थी, यहाँ पे भी जुड़ जाओ। और जैसे बैच में जब जुड़ जाते हैं ना, जैसे ये जो बैच से जुड़ जाओगे तो फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी आपको जोड़ देंगे। पूरा मटेरियल, पूरा पीडीएफ सब उसमें ही दिया जाएगा। तो टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, कहीं पे भी मुझको मैसेज कर देना, ठीक है सुमन, तो वहां पे बात हो जाएगी। तो चलो, हमने इसकी बात की थी, पाठ्यक्रम की बात की थी कि क्या प्रकृति कितनी अच्छी है, ठीक है, कुछ और बिंदुओं पे बात कर लेते हैं। अब क्या है कि मैं हमेशा कहता हूं कि तैयारी और लेखन की जब बात करता हूं, शायद जो बच्चे इसमें ऑप्शनल के मेरे यहां पे जुड़े हुए, जो ऑलरेडी मेरे ऑप्शनल को पढ़ रहे हैं, वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि जब मैं कॉपी इवैल्यूएशन करता हूं तो नुक्ते से लेके, अनुस्वार से लेके, हलंत से लेके, डेप्थ से लेके, फ्लो से लेके, प्रेजेंटेशन से लेके, हर विषय पे बात करता हूं। और जब आप हिंदी साहित्य पढ़ते हो तो क्या है, आप अपने अंदर एक ऐसी स्टोरी को अर्जित कर रहे हो जिसको बाद में कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जीएस के पेपर में, एथिक्स के पेपर में, निबंध के पेपर में। निबंध में हिंदी लिटरेचर बहुत सपोर्टिव होता है। मैंने वीडियो किया है स्टडी IQ हिंदी पे कि जितने भी इस बार निबंध आए, सारे के सारे निबंध हिंदी साहित्य से पूरी तरीके से आप कर सकते हो। मैंने प्रॉपर उसमें वीडियो किया हुआ है, ठीक है। तो क्या है कि अगर देखो तो किसी, जैसे क्या है कि तैयारी और लेखन की प्रभावी रणनीतियां क्या होनी चाहिए, इस पे आने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार फिर से बता दूं कि वो स्टूडेंट जो अभी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ भी रहे हैं, मैं इतना फिर से बता दूं कि हिंदी लिटरेचर के साथ कुछ अच्छी बातें ऐसी हैं जो शायद किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ नहीं होगी। मैं किसी अन्य सब्जेक्ट को छोटा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदी लिटरेचर क्यों इतना ज्यादा स्पेशल है। मैं अपनी कहानी से बताऊंगा, तुम रिलेट कर पाओगे। मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं यूपीएससी में। पहले 2 अटेम्प्ट मैंने पहले 2 इंटरव्यू जो दिए वो ज्योग्राफी से दिए थे। ज्योग्राफी में नंबर ही नहीं बने यार। मैं टॉपर था टेस्ट सीरीज का नेशनल लेवल पे, पर ज्योग्राफी में नंबर नहीं मिले। मैं 2.5 या 3 महीने पढ़ के मैंने हिंदी लिटरेचर 2.5 महीने पढ़ा था, हिंदी लिटरेचर दिया और मेरे 256 नंबर आए। अगर ये 256 नंबर मेरे पहले 2 अटेम्प्ट में आ गए होते, हिंदी लिटरेचर अगर लिया होता मैंने उस समय, तो मैं लिटरली मिनिमम आईपीएस बन गया होता, इवन जनरल कैटेगरी में। इसलिए मैं कहता हूं कि ये इंपॉर्टेंस है। आप
कोई ये बायस नहीं रहेगा कि जो इंग्लिश में लिखेगा उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, नहीं, जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो हिंदी में ही लिखेगा, इंग्लिश में नहीं लिखना है उसको। तो ये सारी चीजें भी जुड़ जाती हैं हिंदी साहित्य के साथ में। इसके अलावा मैं हमेशा कहता हूं कि आप सब जीएस पढ़ते होंगे, जीएस पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है आदमी, लगता है यार कि छोड़ो अभी नहीं पढ़ना जीएस, कितने फैक्ट्स देखे, कितनी चीजें देखें। अब उसमें आपके सामने एक ऐसी पुस्तक रखी है जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, जिसको अच्छे से पढ़ने पे आपको 300 प्लस नंबर आ जाएंगे। उसको पढ़ने से आप रिलैक्स भी हो रहे हो, आप एक कहानी पढ़ रहे हो, एक दुनिया में जा रहे हो, इमोशंस को समझ रहे हो। क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? मैं इस पे वापस से आऊंगा एक बार, ठीक है। थोड़ा सा रणनीति पे आ जाते हैं। तो क्या है कि किसी रचना या कवि पे प्रश्न आने पर केवल उसकी कथा वस्तु नहीं लिखनी होती, ठीक है, हम 300 प्लस की बात कर रहे हैं, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना होता है। अभी मैं बताऊंगा भी इसमें, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, ये कई सारे मत देते हैं। जैसे अभी मैं सूरदास पढ़ा रहा था, सूरदास के पीवाईक्यूज मैंने कराए 2 दिन पहले। सूरदास के पीवाईक्यूज जब मैं करा रहा था तो मैंने एक स्टेटमेंट बताया जहां पर शुक्ल जी कहते हैं कि सूरदास को उपमाएं देने की झक सी चढ़ जाती है, क्योंकि वो अलंकार बहुत अद्भुत अलंकार रचते हैं सूरदास। तो बार बार अलंकार करने से, बार बार उपमा देने से, आपको पता है ना अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार, शब्दालंकार। तो अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ऐसे अलंकार होते हैं। तो उसी की बात करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि सूरदास को उपमा देने की झक सी चढ़ जाती है, ठीक है। अब यूपीएससी ने सेम स्टेटमेंट पूछ लिया है कई बार प्रश्न के रूप में, सोच लो। तो इसलिए जो समीक्षा या इस प्रकार की समीक्षाओं की बात होती है, और जब भी आप और वो उपमा पे उपमा देते चले जाते हैं सुमन, बिल्कुल। तो एक और चीज, जैसे कबीरदास वाणी के डिक्टेटर थे शुक्ल जी का। अब ये जो कबीरदास वाणी के डिक्टेटर थे, इसको यूपीएससी ने कितनी बार पूछा है? कईयों बार पूछा है। इवन जब आप वाद विदग्धता की बात करते हैं, सूरदास की वाद विदग्धता की बात करते हैं, मतलब जो उनके साहित्य में जो गोपियां हैं, वो उद्धव से जो बार बार डिस्कशन कर रही हैं, गोपियां जो है वो उद्धव से बार बार प्रश्न कर रही हैं और उद्धव के तर्कों को अपने तर्कों से काट रही हैं। ये जो तीव्रता है, ये जो वक्रता है, ये जो रैशनैलिटी है, ये जो तथ्य है, ये सारे तथ्य जो सूरदास ने दिए हैं बाकायदा, इस पे रामचंद्र शुक्ल जी का जो स्टेटमेंट है वो कम से कम यूपीएससी ने 7 बार 8 बार पूछा होगा। तो बहुत रिपीटेटिव भी आता है। बस थोड़ी सी हमको अपनी जो एनालॉजी है थोड़ी ऐसी कर लेनी है कि जब हम साहित्य पढ़ें, वो मैं क्लास में करवा दूंगा। हर मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसमें कॉन्सेप्ट होता है, 1-1.5 घंटे उस पर डिस्कशन भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट भी होता है और वो खुद कई सारे और एंगल्स को क्या करता है, क्लियर करता है। चलो एक बात और बताते हैं। अभी जैसे मुझे लगता है कि 6 नवंबर की क्लास की बात है ना, शायद कोई बताएगा, 6 और 11 नवंबर। 6 नवंबर की जो मेरी क्लास थी सूरदास की, वो अकेली एकमात्र ऐसी क्लास थी कि अगर उस क्लास को मैं बता रहा हूं, उस क्लास की इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है, उसमें बहुत से डिस्कशन थे, बहुत सारी चीजों पे बात की। सिर्फ उस क्लास को मैंने क्लास में जब पीवाईक्यू करा रहा तो बच्चों को बताया कि सिर्फ उस क्लास से आपको सूरदास के लगभग 80% क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये खास बात है कि जब आप साहित्यिक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो आप हर एंगल से समझ पाते हैं। जैसे अब इसमें 2 नाम दिए हुए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे वो घर के हमारे वो जो एक बुजुर्ग दादा नहीं होते जो हर बात पर टोकते हैं। टोकना उनका गलत नहीं होता है, कई बार लगता है कि वो बायस्ड रूप से टोकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके सामने है, जो उनके एक तरीके से आप अपोनेंट कह सकते हो, एक एंटी पार्टी कह सकते हो। वो क्या है? वो दादी के समान है, जो आपको टोकती हैं लेकिन तर्कों में वो बेहतर तर्क रखती हैं और दादाजी के कई कुतर्कों को सामने से काउंटर भी करती हैं। तो इस जब आप इन सभी को पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जिन कवियों को हम दरअसल इस प्रकार से नॉर्मल तरीके से पढ़ते आए थे, ठीक है, जैसे इनको यार मैं हिंदी लिटरेचर की बात करूंगा, वीवो V243, अभी तो हिंदी लिटरेचर की मैं बात करूंगा। सारे ही ऑप्शनल अच्छे हैं, ऑप्शनल तो कोई खराब है नहीं। ऑप्शनल किसी को अच्छा कह देना, किसी को खराब कह देना, नहीं, सबकी अपनी स्पेशलिटी होती है। हिंदी लिटरेचर की स्पेशल मैं इसकी बात कर रहा था, वीवो। तो जब हम बात करते हैं साहित्य की, तो साहित्य में आपका दृष्टिकोण जो है, जैसे यहां पे जो दृष्टिकोण बनेगा, ये आपको हर पेपर में, पेपर 1 में, GS1 में, GS4 में, अपने एथिक्स के पेपर में, सब में काम करेगा, ऐसे के पेपर में, सब में काम करेगा, ठीक है। बात करें आगे तो तुलनात्मक उत्तर लेखन, क्या पाठ्यक्रम में शामिल विभिन्न रचनाओं और लेखों की तुलना करना उच्च अंक दिलाता है। जैसे अब जैसे प्रेमचंद और रेणु में यथार्थवाद की तुलना। प्रेमचंद का साहित्य में जो, जैसे हम कहते हैं ना कि प्रेमचंद ने शुरुआत में आदर्शवाद पे बात की, फिर वो
यथार्थवाद की तरफ गए। वैसे ही रेणु का जब देखिए, रेणु में जो आज की दुनिया में आप देखते हो कि लोग फॉलो किए जाते हैं, पोस्ट किए जाते हैं, सेंस किसी को पता ही नहीं है, शेयर किए जा रहे हैं, पता ही नहीं क्या हो रहा है। रेणु की जो मैला आंचल उसमें ये दिखता है गांधी का, गांधी की क्या कहते हैं शरीर को लेके चले जा रहे हैं, गांधी जी की मृत्यु हो गई है, गांव में बात आई है, गांधी जी की अर्थी जारी, पर नोबडी नोस कि गांधी जी है कौन। तो ये चीजें, ये वास्तविकता है और इसीलिए यथार्थवाद। तो आप कंपेयर भी करते हो, मैं कंपेयर करवाऊंगा भी। तो ये सिलेबस या हिंदी साहित्य जो है इस प्रकार से आगे बढ़ता है और तब आपको यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। तुलसीदास की भक्ति और कबीर की भक्ति में अंतर, हेतु की भक्ति क्या होती है, अहेतु की भक्ति क्या होती है, ये भी मैं बताऊंगा। अब जैसे कबीरदास क्या है, कबीरदास निर्गुण कवि है, तुलसीदास सगुण कवि है। कबीरदास तर्कों की बात करते हैं, भक्त में भी, जो भक्ति में भी जो ज्ञान का स्वरूप है पहले उसकी बात करते हैं, बाद में प्रेम की तरफ जाते हैं। तुलसीदास कई जगह पे तर्क भी देते हैं, कई जगह भाव की बात करते हैं, और चूंकि वो दास से भक्ति है, दास भक्ति है, तो सब कुछ निछावर करके जुड़ जाते हैं। ऐसे ही सूरदास है, उनकी भक्ति थोड़ी और अलग है। इन सब बिंदुओं पे बात करेंगे, कंपेरिजन आप करोगे। स्कंदगुप्त और आषाढ़ के एक दिन में राष्ट्रीयता और आधुनिकता की तुलना, जब आप स्कंदगुप्त क्या कहते हैं नाटक पढ़ते हो, जो जयशंकर प्रसाद का अद्भुत नाटक है जो आपके सिलेबस में है, या जब आषाढ़ का एक दिन पढ़ते हो मोहन राकेश, दोनों भावनात्मक रूप से राष्ट्रीयता रूप से और आधिकता बोध लिए है। प्रेम का आधिकता बोध क्या है वो आपको आषाढ़ के एक दिन में दिखता है, और जो वीरता का आधिकता बोध क्या है वो आपको स्कंदगुप्त में दिखता है। लेकिन स्कंदगुप्त में ये भी चीजें दिखती हैं कि कैसे देश में लोग साजिश करते हैं और फंसा देते हैं। यहां पे क्या होता है, आज के समय में आप देखो कि भारत में कोई बाहर से अटैक कर रहा है, कोई इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, उस प्रकार की चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं। तो राष्ट्रीयता और आधुनिकता के बहुत से बिंदु आपको इन दोनों में मिलते जाते दिखते जाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए और बात कर लेते हैं। तो अगर आप अपनी भाषा को कैसी कर लेते हैं, सरल किंतु परिष्कृत, थोड़ी सी रिफाइंड कर लेते हैं, तो नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। मैं अपनी क्लास में पूरी तरीके से इस बात पे कोशिश करता हूं कि हर बच्चे का कंफ्यूजन दूर हो और उसकी भाषा भी प्रभावमय हो। सर हिंदी की कविताएं और सब्जेक्ट में हेल्पफुल होती है और मार्क बहुत अच्छे, बिल्कुल सुमन। मैं तो जब ऐसे, अभी मैं जो हमारे पीटीआई बैचेस चलते हैं उसमें मैं ऐसे की क्लास ले रहा था, मैंने 20 ऐसे उदाहरण बताया जो हिंदी लिटरेचर से निकल के आए हैं। जैसे जो मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती आपके सिलेबस में है, भारत भारती को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भारत भारती का हर जो दोहा, हर पद जो है वो आप निबंध में इस्तेमाल कर सकते हो। इतना ज्यादा जो रॉ मटेरियल हिंदी देता है वो कोई ऑप्शन नहीं देता, ये मैं क्लियर बात कर रहा हूं। जो ऐसे के लिए इतना ज्यादा रॉ मटेरियल किसी ऑप्शन से मिल ही नहीं सकता जितना हिंदी साहित्य से आपको मिलता है। फिलॉसफी भी मिलती है, कविताएं भी मिलती हैं, शायरी भी मिलती है, पद भी मिलते हैं, हर चीज मिलती है, कहानी भी मिलती है ना। तो भाषा को प्रभावित कर लीजिए, कुछ तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग भी आप करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे बिंब, प्रतीक, मिथक, फैंटेसी, लोक चेतना, अस्मिता विमर्श, ये सब मैं करवाता हूं क्लास में। इन सब का प्रयोग करते जाएंगे तो एग्जामिनर को यह भी लगेगा कि जो मेन हिंदी है, जो दरअसल एक यूपीएससी के टॉपर की होनी चाहिए, उस हिंदी तक आपकी पहुंच है या नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, उदाहरणों का प्रयोग, जैसे गद्य पद्य के उदाहरण। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कबीर के बारे में, मैंने बताया तुलसी के बारे में, मैं सूरदास अभी पढ़ा रहा हूं, अब जैसे हम लोग पढ़ेंगे। कबीर का एक उदाहरण है कि मैं घर जा रहा आप ना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर झाड़ू ताश का जो चले हमारे साथ। ये अपने आप में क्रांति की मशाल है। आप निबंध लिख रहे हो अगर किसी प्रकार की क्रांति पे, तो आप कबीर के इस उदाहरण को लिख सकते हो उसमें। कबीर ने जाति प्रथा पे बहुत से, आडंबर पे बहुत सारी चीजें लिखी हैं, आप उन सबको वहां पे क्या कर सकते हो, कोट कर सकते हो। ठीक है, संरचना क्या, उत्तर को भूमिका का मुख्य भाग, जब आप, ये तो खैर क्लास की बेसिक सी बात है, इसको मैं पीडीएफ में अभी ग्रुप में अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो वहां से देख लेना। कुछ और चीजें, सामान्य अध्ययन जीएस में बहुत ज्यादा सहायक है। अब ये तो 300 प्लस की बात मैंने करी कि कैसे आप 300 प्लस ला सकते हो, हम और भी बात करेंगे, लेकिन 300 के अलावा अगर, मैं हमेशा से बोलता हूं कि अगर हिंदी साहित्य आपका बहुत अच्छा है तो कोई भी आपको हिंदी साहित्य के पेपर में, और सॉरी निबंध के पेपर में, कोई भी आपको 140 से कम नहीं दे सकता। आप हमेशा 140 प्लस लाओगे। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं नंदिता की, मैं बात करूं पूजा की, मैं बात करूं किरण की, मैं बात करूं अमित की, प्रणय यहाँ पे हैं, इनके जो बड़े भाई हैं, ठीक है, दीपन, दीपन की अगर बात करूं, ये सब वो स्टूडेंट है जो मेरे स्टूडेंट रहे। आप किसी से पूछ लो, किसी का निबंध में 100, इनफैक्ट दीपन तो ऐसे थे जिनका 149 आया था, मेरे से भी ज्यादा आया था। तो हिंदी साहित्य क्या करता है आपको, हिंदी साहित्य आपको एक वो दिशा देता है जहां पे आपका निबंध, अब जैसे इसमें देखो बता रहा हूं,
ठीक है। सामान्य अध्ययन में कहां कहां पे भी लिख जाता है उसमें, ठीक है। जैसे निबंध में साहित्य संस्कृति से संबंधित निबंधों में, या इवन कोटेशन तो हर जगह दे सकते हो ना, इतनी कोटेशन मिलेंगी लिटरेचर में कि आप थक जाओगी कहां पे इस्तेमाल किया जाए कहां पे नहीं, ठीक है। GS1 भारतीय समाज और संस्कृति, खासकर जो लिटरेचर का पार्ट है वो पूरा कवर होता है। एथिक्स में नैतिकता के बहुत से बिंदु पढ़ाता हूं। जब हम लोग अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद पढ़ते हैं, बहुत से बिंदु पढ़ते हैं। इनफैक्ट जब अभी हम लोग सूफी साहित्य पढ़ेंगे तो भी हम कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हम मुक्तिबोध पढ़ते हैं, हम अज्ञेय पढ़ते हैं, फिलॉसफी के कितने दर्शन हिंदी साहित्य से जुड़ते हैं, उन सबको हम लोग यहां पे पढ़ते हैं। तो इन सब चीजों में भी, मतलब अपार्ट फ्रॉम द 300 प्लस मार्क्स यू आर गेटिंग, जो आप 300 नंबर आप से ज्यादा पा रहे हो हिंदी साहित्य में, आपका GS और आपका ऐसे जो है वो भी कवर हो रहा है। किसके साथ में? इसी हिंदी लिटरेचर के साथ में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक रणनीति देख लेते हैं पहले तो कैसे। अच्छा, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, बस इतना बताता चलूं कि जब भी आपको कोई किसी प्रकार का डाउट है ऑप्शन को लेके, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, फिर से आगे भी उसका लिंक दे दूंगा, वहां पे स्कैनर है, या ऑफिशियल विकास डालो कि OFFICIELVIKAS, तो भी मेरे चैनल पे आ जाओगे। वहां पे @विकास लाइव पे मैसेज करोगे या मेरे किसी भी पोस्ट पे मैसेज करोगे, मैं आपसे बात कर सकता हूं। तो कंफ्यूज कभी नहीं रहना, ठीक है। चलो रणनीति की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न पत्र 1 जो भाषा खंड है, जो इतिहास की बात करता है, तो आपको देखिए इस भाषा खंड पे, ठीक है, सबसे ज्यादा प्राथमिकता आपको इसको देनी है, क्योंकि मैंने बताया क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स के नंबर मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आलोचनात्मक पर्सपेक्टिव है, हर क्लास में बताता जाता हूं, बस नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। पेपर 1 में भी काम आएगा, पेपर 2 में भी काम आएगा, बहुत अच्छे से काम आएगा, ठीक है। उत्तर लेखन का अभ्यास, ये तो खैर ये तो मैं इसमें लिखवा दिया है, पर मैं उत्तर लेखन अभ्यास अभी जैसे जो आज बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार है, कल की जो मेरी क्लास है उसमें आंसर राइटिंग जो बच्चे आज करके देंगे, कल आंसर इवोल्यूशन होगा। कोई 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे जो मेरा क्राइटेरिया होता है उसको क्रॉस करेंगे, उनको किताबें भी मिलेंगी। तो ये तरीका है जिसको हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे करने की, ठीक है। तो एक सप्ताह में, अब ये तो मैं करवाता भी रहता हूं, और मुझे लगता है कि महीने में 3-4 बार ऐसा होता है कि मैं आंसर इवोल्यूशन बोर्ड पे ही आपके करवाता हूं। तो कोशिश क्या करनी है आप सबको कि हर बार जब आप बैच से जुड़े तो आंसर लिखते रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे हर आंसर राइटिंग और इवोल्यूशन की जो क्लास होती है इसमें सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, न सिर्फ हिंदी लिटरेचर के लिए बल्कि GS के लिए भी, कि उत्तर कैसे लिखना है, ठीक है। चलो, ये सारी चीजें तो मैं आप PDF में डाल दूंगा। पाठ्यक्रम और पुस्तकों पे जाऊं, शॉर्ट में एक बार पाठ्यक्रम आपको दिखा देता हूं। ये खंड 1 है जो भाषा और देवनागरी लिपि के इतिहास की बात करता है, ठीक है। ये जो पाठ्यक्रम है आपको मेरे PDF में भी मिल जाएगा। ये मैं इस पे मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है, वहां पे भी जाके देख सकते हैं, कहीं पे भी मिल जाएगा। कुछ और बिंदु पे आते हैं, इसके पहले मैं पाठ्यक्रम दिखा दूं। ये उसका आगे का भाग है, प्रश्न पत्र 1 ही चल रहा है, खंड का आगे हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर आप टोटल थ्योरी के हिसाब से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जहां पे आप आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की बात करते हैं, सबसे ज्यादा कोटेशन यहीं पे मिलेंगे आपको, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये वो वाला पार्ट है, ठीक है। प्रश्न पत्र 1 का ही खंड ख है, जहां पे रीतिकाल, आधुनिक काल, फिर आप इसके बाद इसी गद्य साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे, इसमें नहीं, ये सारी चीजें चलती आती है, कथा साहित्य है। यहाँ पे पेपर 1 में ये इनका इतिहास है, पेपर 2 में इनके उदाहरण, जैसे उपन्यास का उदाहरण, कहानी का उदाहरण, ये सब सारी चीजें आप पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। रंग नाटकों को देखेंगे, ठीक है। ये सिलेबस यहाँ पे चल के आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है प्रश्न पत्र 2, कबीर ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, रामचरितमानस अभी हो चुका है। आपका बैच जो होगा वो वापस आके यहीं पे खत्म होगा। जो नया बैच जो शुरू हो रहा है वो शुरू किससे हो रहा है? वो हो रहा है मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत से, जिनका सिंघल द्वीप खंड और नागमती वियोग खंड आपके सिलेबस में है। ये आपका बैच यहां से शुरू होके आएगा कहां पे? सीधे भ्रमर गीत सार पे आएगा। कहां पे आएगा? भ्रमर गीत सार, नहीं कि सूरदास पे आके खत्म होगा जो आपका बैच होगा, ठीक है। ये है। फिर बिहारी, मैथिली, स्वरगुप्त, इसी क्रम में हम लोग पढ़ते जाएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी, नैलाला दिनकर को पढ़ेंगे, है ना, अज्ञेय को पढ़ेंगे, मुक्तिबोध को पढ़ेंगे, नागार्जुन पे, वहां पे वापस हम लोग, अभी शेड्यूल भी बता दूंगा। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूं कि बता ही देता हूं, यहाँ पे कोशिश करता हूं, तो कोशिश करता हूं कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। देखो, जैसे पेपर 1 की अगर बात करें ना, पेपर 1 की बात करें तो जो पेपर 1 है आपका, पेपर 1 और ये पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 का 2 भाग है। पेपर 1 का जो भाग 1 है उसमें जो मैंने बताया कि जो भाषा की बात होती है, जो पेपर 2 है वो साहित्य का इतिहास है, ठीक है, साहित्य का इतिहास है, ठीक है। पेपर इसके पार्ट 1 में आपके पद्य है, और इसके पार्ट 2 में क्या है? गद्य है। तो ये पद्य वाला पार्ट जायसी जो है, यहाँ ये आपके सिलेबस में चल रहा है। ये जायसी हम लोग जब पूरा करेंगे उसके बाद सभी कवियों करते हुए नागार्जुन तक आएंगे। जब सारे कवि पद्य के हो जाएंगे हम लोग सीधे आएंगे भाषा और देवनागरी लिपि के इतिहास पे। जब ये पूरा हो जाएगा तो हम लोग साहित्य पे जाएंगे, और इसका जो गद्य वाला इतिहास है हम वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हम गद्य में उपन्यास, कहानियां, नाटक, ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे। और जब ये पूरा हो जाएगा तो वापस हिंदी साहित्य के इतिहास पे आएंगे,
किसमें? पद्य वाले पे। रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल पढ़ते हुए फिर वापस हम पद्य पे आएंगे। कबीर, तुलसी और सूरदास पे आके आपका बैच खत्म होगा। ये तरीका रहेगा इसमें, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं यहां पे। तो ये प्रश्न पत्र 2 का गद्य वाला है, आपको भारत दुर्दशा नाटक है, आषाढ़ का एक दिन है नाटक, ठीक है, निबंध है रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि और अन्य निबंधकारों के निबंध हैं। प्रेमचंद का गोदान है, ठीक है, उनकी कहानियां भी हैं। स्कंदगुप्त नाटक है आपके सिलेबस में, दिव्या है, उपन्यास मैलाचल उपन्यास है, महाभोज उपन्यास है आपके में, एक दुनिया समानांतर अद्भुत किताब है ये आपके सिलेबस में। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यही बैच है। इस बैच से जुड़ने की डिटेल्स अगर आप चाहोगे तो मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगी, लेकिन कुछ और चीजें हैं जो बात होनी है। मैं वापस यहाँ पे आ जाऊंगा। कुछ किताबें हैं, ये किताब का पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, ये अगर लेना चाहो तो आप ले लो, वरना सबका पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा ग्रुप में सारे का। सर टेलीग्राम में सुमन ऑफिशियल विकास, अभी मैं स्कैनर दे दूंगा, स्कैन करके जुड़ जाना, ठीक है। @ जब सर्च करोगे ना, यहां बता देता हूं, ये है @OFFICIAL बिना स्पेस के VIKAS। जब इसको सर्च करोगे ना, तो जो पहला आएगा यूपीएससी बाय विकास सिंह आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये किताब सारी, मैं हिंदी साहित्य में आपको कुछ भी खरीदना नहीं, हर क्रक्स, हर पीडीएफ में आपको, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो आप बैच जो जुड़ते हो उसके बाद जो बनता है, सब उसमें अवेलेबल हो जाता है। हाँ, मैं जो उपन्यास वगैरह की जो बात कर रहा था, उनके लिंक इसलिए दे देता हूं, उपन्यासों की लिंक, ताकि वो किताब खरीदे तो वो हार्ड कॉपी पढ़ने में थोड़ा सा आसान देती है। उसका पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा, आप पीडीएफ पढ़ना चाहो, सॉफ्ट कॉपी पढ़ना चाहो, ऑल इज योर्स। क्रक्स कुछ नहीं खरीदना हो, कुछ भी नहीं। वो ग्रंथ भी तब, या उपन्यास भी तब आपको खरीदने जब आपको क्या करना है, जब आपको हार्ड कॉपी उसकी पढ़नी है, वरना हर चीज सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में दे दूंगा। सर ये टेलीग्राम आईडी है क्या? हाँ बिल्कुल आरके वर्मा, टेलीग्राम आईडी है, ठीक है। तो ये किताबों की लिस्ट है, ये मेरे टेलीग्राम आईडी पे मैं पूरा ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, यहाँ पे आप जाके देख लेना इसको, ठीक है। ये सारी किताबों की लिस्ट है, इसमें मैक्सिमम किताबें मैं पीडीएफ दे दूंगा। क्या है हिंदी साहित्य के फायदे, एक बार फिर से बता दूं। अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम के लिए, मतलब आपका माध्यम अंग्रेजी है, हिंदी, आप हिंदी साहित्य से जुड़ सकते हैं, ठीक है। सबसे सहज सरल कविता, कहानी, उपन्यास पढ़ना है, मैं बता दिया आपको। मोनोटोनी से दूर ले जाता है, एक रास्ता से दूर ले जाता है। पिछले 12 वर्षों में सबसे ज्यादा रिजल्ट दिया किसने? हिंदी लिटरेचर ने। इनफैक्ट 12 के बजाय मैं 22 भी कर दूं तो भी सबसे ज्यादा रिजल्ट हिंदी साहित्य का है। हिंदी माध्यम में तो शायद सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट वैकल्पिक विषय है, ठीक है। एक रास्ता जो मोनोटोनी मैंने बताया कि आप उपन्यास वगैरह पढ़ोगे तो जो बोरिंग शेड्यूल होता है, आप उससे क्या होते दूर जाते हो, ठीक है। अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं, कोई अपडेट करने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ लिया जिंदगी भर के लिए काम आ जाएगा आपको, ठीक है। आगे की बात करें, क्या है, भाषा का दबाव नहीं, हिंदी में ही लिखना है। ये दिमाग में डर नहीं है कि वो इंग्लिश वाला ज्यादा नंबर पाएगा, नहीं, उसको भी हिंदी मीडियम में, हिंदी साहित्य हिंदी में ही लिखना है ना। उत्तर लेखन में बहुत सहायक, मैंने बताया। निबंध लेखन में सहायक, ठीक है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, 2, 4 में, 2 में क्यों? जब इसमें सोशल जस्टिस जो पढ़ते हैं ना, सोशल जस्टिस के बहुत से बिंदु आप हिंदी साहित्य पढ़े बिना नहीं समझ सकते। बहुत क्लियर कट तरीके से हिंदी साहित्य सपोर्ट करता है सोशल जस्टिस में भी, ठीक है। अनिवार्य हिंदी पेपर में, ये तो मैं बताना ही भूल गया था, जो क्वालिफाइंग हिंदी होता है, आपको पता है ना कि आपके 7 पेपर होते हैं जो जिनमें आपको जो 250 नंबर में आपको रेट करना होता है। 300 नंबर के 2 पेपर होते हैं, एक हिंदी क्वालिफाइंग, एक इंग्लिश क्वालिफाइंग। तो हिंदी क्वालिफाइंग आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, आप देखो भी नहीं, आप क्वालिफाई कर जाओगे अगर आप हिंदी साहित्य ऑप्शन ले रहे हो। तो सबसे बड़ा एक और सपोर्ट क्या है कि क्वालिफाइंग, बिना उसके तो आपकी मेंस की कॉपी भी चेक नहीं होगी, ठीक है। ये वाली बात है ना। क्यों खास है ये बैच? तो ये मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत से शुरुआत हो रही है। ये हमारा 22वां बैच है स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे। दिस इज द 22nd बैच। सारे पीवाईक्यूज पे विस्तृत चर्चा कक्षा में होती है। 12 टेस्ट की टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। कक्षा के दौरान भाषा को भी बेहतर करने पर प्रयास होता है, और बीच बीच में, क्योंकि देखो यार, मैं स्टडी आईक्यू में कंटेंट भी मैंने देखा हुआ है, तो हर चीज कंटेंट से लेके क्लास तक मैंने मैनेज की है, तो मेरे से बेहतर यहां पे कोई नहीं बता सकता, ठीक है। फिर नोट्स कैसी होती है मैं दिखा देता हूं एक बार, हमारी क्लास की नोट्स कैसी होती है। तो ये क्रक्स है, ये दिख रहा है आपको, इस प्रकार के क्लास के क्रक्स होते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे, क्लास के क्रक्स ऐसे होते हैं, ठीक है। ऐसे क्लास के क्रक्स होते हैं। ये मेरे हैंड रिटन कुछ नोट्स हैं, ये भी मैं आपको शेयर कर दिया करूंगा क्लास में, ठीक है। और क्लास में जो मैं पढ़ाता हूं वो कैसी होती है कि ये भारतेंदु युग का मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इस प्रकार से क्लास में पढ़ा के भी देता हूं, पीपीटी का भी इस्तेमाल करता हूं। तो ये बैच है, ठीक है, ये बैच है जिससे आप जुड़ना चाहो, जो मलिक मोहम्मद जैसी से शुरू हो रहा है, तो आप मुझे बता देना। मेरे टेलीग्राम को आप लोग बार बार पूछ रहे थे, तो ये टेलीग्राम है, ठीक है। आप स्कैन करके जुड़ जाओ, @ऑफिशियल विकास करके, कैसे भी। और हाय सर किसी भी पोस्ट पे रिप्लाई कर देना। इनफैक्ट इसका जब पीडीएफ अपलोड करूंगा आप उस पर भी रिप्लाई कर देना, वहां पे भी हम लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।